नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी महागाथा पर चर्चा करने वाले हैं जो अदम्य साहस और कभी हार ना मानने वाले दृढ़ संकल्प की एक जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं वीर महाराजा छत्रसाल बुंदेला की, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया था। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सिर्फ 5, जी हां, केवल 5 घुड़सवार। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य जिसका खौफ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था, उसे चुनौती देने के लिए एक युवा विद्रोही मैदान में उतरता है और उसकी सेना में होते हैं मात्र 5 घुड़सवार। सुनने में ये किसी नामुमकिन चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। तो हमारी इस कहानी का पहला अध्याय है मुगलों का आतंक और बचपन। 17वीं सदी में औरंगजेब का शासन था और बुंदेलखंड पर भारी दबाव था। ये वो दौर था जब पूरे देश में साम्राज्य विस्तार के लिए भयानक युद्ध लड़े जा रहे थे। ऐसे संघर्ष के बीच जन्म लेना, मुगलों से छिपकर जंगलों में रहना और पेट भरने के लिए घास की रोटियां खाना, ये महाराजा छत्रसाल का बचपन था। लेकिन कहानी में सबसे दर्दनाक मोड़ 1661 में आया। मुगलों की कैद से बचने के लिए उनके माता पिता महाराजा चंपत राय और रानी लाल कुंवरी ने अपना बलिदान दे दिया। इस दुखद घटना ने उस अनाथ बालक को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन साथ ही उसे जीवन भर के लिए एक ऐसा अटूट लक्ष्य भी दे दिया जिसने आगे चलकर एक महाकाव्य का रूप ले लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, शिवाजी महाराज से ऐतिहासिक भेंट, जहां से स्वराज का बीज बोया गया। मुगलों के अधीन जयसिंह की सेना में कुछ समय बिताने के बाद छत्रसाल जी को गहरी निराशा हुई। उन्हें समझ आ गया था कि ये उनका रास्ता नहीं है। फिर 1668 में सही मार्गदर्शन की तलाश में वो पुणे की ओर निकल पड़े, और वहां जो हुआ वो इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस युवा की आंखों में छिपी आग को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने छत्रसाल जी को अपनी खास भवानी तलवार सौंपी और एक बेहद शक्तिशाली आदेश दिया। उन्होंने कहा, इस तलवार से हमने कई किलो पर भगवा परचम लहराया है, अब इस तलवार से तुम रक्तपान करो। शिवाजी महाराज के इस एक वाक्य ने छत्रसाल जी के इरादों को फौलाद में बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, मुगलों के खिलाफ उनका कड़ा संघर्ष और विद्रोह की शुरुआत। 1670 में जब वो बुंदेलखंड लौटे तो उनके पास ना कोई सेना थी ना पैसा। उन्होंने अपने ही गहने बेचकर जमीनी स्तर पर विद्रोह शुरू किया। अब जरा इस समीकरण को देखिए। 1671 का साल था। एक तरफ वीर छत्रसाल के सिर्फ 5 घुड़सवार और 25 सैनिक, और दूसरी तरफ रुहुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की विशाल मुगल सेना। मतलब ये तो पूरी तरह से डेविड बनाम गोलियत वाला मुकाबला था। लेकिन इस युद्ध का नतीजा हैरान कर देने वाला था। मुट्ठी भर बुंदेला वीरों ने मुगलों की उस 30,000 की फौज को ऐसा तहस नहस किया कि रुहुल्ला खां को अपना सारा साजो सामान वहीं छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। और ये जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके बाद गुरिल्ला युद्धों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे समीकरण ही पलट दिए। मुनव्वर खान जैसे बड़े कमांडरों को धूल चटाई गई और ग्वालियर तथा नरवर जैसे बेहद अहम किलों पर रणनीतिक कब्जा किया गया। इन जीतों से उन्हें 1.25 करोड़ रुपए का विशाल खजाना मिला। उस जमाने में 1.25 करोड़ रुपए, इस धन ने उनके छोटे से विद्रोह को एक बहुत बड़े और ताकतवर सैन्य अभियान में तब्दील कर दिया। हमारा चौथा अध्याय है स्वतंत्र बुंदेलखंड और महान राज्याभिषेक। 1671 से 1680 के बीच उनका विस्तार सच में चकित कर देने वाला था। एक बिना साधन वाले विद्रोही से लेकर एक संप्रभु सम्राट बनने तक का ये सफर बड़ा ही तार्किक था। इसके 3 मुख्य पड़ाव थे। सबसे पहले उन्होंने 12 प्रमुख मुगल ठिकानों पर अपना कब्जा जमाया। दूसरा, गुरु प्राणनाथ जी के हाथों उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। और तीसरा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने बुंदेलखंड को पूरी तरह से मुक्त करा लिया। उनका प्रभुत्व इतना बढ़ चुका था कि चंबल, यमुना और नर्मदा नदियों की प्राकृतिक सीमाओं तक एक बहुत विशाल भूभाग पर उनका एक छत्र राज स्थापित हो गया था। कहानी के अंतिम चरण में आता है अध्याय 5, बाजीराव पेशवा का सहयोग। एक ऐसा ऐतिहासिक गठबंधन जो साम्राज्य के अस्तित्व के लिए निर्णायक साबित हुआ। ये इतिहास का एक बेहद मार्मिक और नाजुक पल था। छत्रसाल जी की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी और मोहम्मद बंगश की एक विशाल सेना ने उनके राज्य पर हमला कर दिया था।
जीवन भर का संघर्ष, उनका पूरा साम्राज्य और उनका वंश सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन हार मानने के बजाय इस वृद्ध राजा ने मराठा सेनापति बाजीराव पेशवा को एक बहुत ही भावुक और काव्यात्मक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने शिवाजी महाराज के उस पुराने वादे की याद दिलाई जिसमें संकट के समय हमेशा साथ देने का भरोसा दिया गया था। और कमाल की बात देखिए, इस पुकार का असर तुरंत हुआ। जरा इस ऐतिहासिक गठबंधन की ताकत को महसूस कीजिए। एक तरफ बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों की तेज तर्रार सेना और दूसरी तरफ वीर छत्रसाल के नेतृत्व में जांबाज बुंदेला सेना। अपनी ही मिट्टी की इन दो क्षेत्रीय शक्तियों की ये गजब की एकता थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद बंगश को मैदान छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ा। इस मदद से छत्रसाल जी इतने भावुक और अभिभूत हुए कि उन्होंने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा पुत्र मान लिया और कृतज्ञता के रूप में अपने राज्य का 1/3 हिस्सा उन्हें सौंप दिया। जब छतरपुर में महाराजा छत्रसाल जी का निधन हुआ तो वो पीछे क्या विरासत छोड़ गए। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। शून्य से शुरू करने वाले इस महानायक ने 14 करोड़ रुपए का एक विशाल राजकोष खड़ा किया। उनके राज्य का राजस्व लगभग 8.6 करोड़ था। 72 सरदार उनके अधीन काम करते थे और सबसे अहम बात, उन्होंने एक पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य की एक मजबूत नींव रख दी थी। तो हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म होती है। आखिर एक गुमनाम विद्रोही और एक महान सम्राट के बीच क्या अंतर होता है? शायद इसका जवाब महाराजा छत्रसाल की उस कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति, उनके जमीनी संघर्ष और संकट के समय सूझबूझ से बनाए गए उनके गठबंधनों में छिपा है। इन्हीं चीज़ों ने इतिहास के पन्नों में उनके नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। हमारे साथ इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की इन गहरी परतों पर विचार करते रहें और सीखते रहें।